तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्म लॉज रिपील्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, उस पर। तो ये फार्म लॉज क्या थे और क्यों रिपील हुए इसके बारे में, और फार्म लॉज के बारे में कौन नहीं जानता है। इसकी वजह से पूरे एक साल तक पूरे इंडिया में फार्मर्स के प्रोटेस्ट होते रहे। राकेश टिकैत, आपने नाम सुना होगा, जो फार्मर्स के लीडर्स बन के उभरे थे और जो इस आंदोलन के, किसान आंदोलन के फोरमोस्ट सबसे लीडर थे। तो ये फार्म लॉस क्या है, इसको जानने के लिए पहले आपको फार्म लॉस जानना होगा। तो फार्म लॉस के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग आधे जानते होंगे और कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो हम आज ये पूरा वीडियो लेके आए हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट आर फार्म लॉस। तो आपने सुना होगा कि एक गवर्नमेंट इन्हें 3 कानून बोलती है, 3 कृषि कानून। ऑपोजिशन के लीडर्स इन्हें 3 काले कानून बोलते हैं, ब्लैक लॉस। तो ये इस बात से आपको इतना समझ में आया होगा कि ये टोटल 3 कानून है, 3 लॉस हैं। कौन कौन? सबसे पहला लॉ है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये 2020 में नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो ईयर का नाम है जिस साल में कानून लाया जाता है, या फिर जिस साल में पार्लियामेंट में पारित होता है, वो ईयर हमें जुड़ जाता है। तो ये एक्ट क्या था? इसको कॉमनली हम एपीएमसी एक्ट भी कहते हैं। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इसको कॉमन भाषा में, जैसे कि सब्जी मंडी, बाजार समिति, आपके घरों के आसपास मंडी कह सकते हैं, सब्जियां बिकती हैं, थोक विक्रेता बेचते हैं, वो उसी को हम एपीएमसी बोलते हैं गवर्नमेंट लैंग्वेज में। गवर्नमेंट लैंग्वेज मींस दैट कि गवर्नमेंट के पेपर वर्क में उन्हें एपीएमसी टेक्निकल टर्म है, इसको हम नाम देते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सेकंड एक्ट है वो है फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसको कॉमनली हम एमएसपी एक्ट भी बोलते हैं, एमएसपी एक्ट। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट। नाउ जो थर्ड एक्ट है हमारा, वो है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो व्हाट इज इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट? इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में हम देखते हैं कि क्या उसमें हम बात कर सकते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में हम इसेंशियल कमोडिटीज के बारे में जानते हैं। इसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि इसमें कुछ भंडारण की जो सुविधाएं होती हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा फोकस नहीं होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं है, इस भंडारण की सुविधा के बारे में फोकस करते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज़ किसको कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब होता है कि भंडारण पे जो रोक होती है, जो गवर्नमेंट लगाती है। मान लीजिए अगर कोई भी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो किसी भी चीज़ का दाम बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए प्याज समझ लीजिए या फिर गेहूँ समझ लीजिए, गेहूँ बहुत सारा खरीद के वो अपने वेयर हाउसेज में, स्टोर हाउस में स्टोर कर लेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में व्हीट की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से उसके प्राइस राइज हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली। इसी वजह से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेके आया गया, 1955 में लेके आया गया था। ये 1955 में उस समय की गवर्नमेंट द्वारा उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये कोई नया एक्ट नहीं है, उसमें एक अमेंडमेंट एक्ट है। बाकी ये दोनों एक्ट फार्म लॉस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है जो इसके साथ ला दिया गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, किसानों का इसमें कुछ विरोध नहीं था, मेन यही दोनों थे। लेकिन चूंकि ये साथ में था तो इसको भी आना पड़ा। सो इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट क्या है? इस एक्ट में हम पढ़ते हैं कि कैसे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो पहले क्या था कि एपीएमसी एक्ट द्वारा, एपीएमसी क्यों लेके आया गया था मंडी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट द्वारा, कि फार्मर्स को साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा बहुत शोषण किया गया था। पहले के ज़माने में फार्मर्स को साहूकारों और जमींदारों द्वारा बहुत शोषण किया गया था, जिसकी वजह से फार्मर्स का क्या हुआ था, उनका बहुत शोषण हुआ था। इसलिए जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को उन शोषण से बचाने के लिए एपीएमसी का कॉन्सेप्ट लेके आया। एपीएमसी एक्ट बोलता है कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस कहीं और बेच नहीं सकते हैं,
वो मंडी में लेके आएंगे अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पादन को, और वहाँ पे बेचेंगे। और जो गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करती है एपीएमसी, उसी पे वो बेचेगा। तो गवर्नमेंट अभी 23 फसलों पे एमएसपी डिसाइड करती है, और अगर ये 23 फसलों में से कोई एक फसल किसान उगाता है और वो मंडी में लग जाता है, तो रूल ये है कि एमएसपी पर ही उस प्रोड्यूस को खरीदा जाएगा, उस प्रोड्यूस को खरीदा जाएगा एपीएमसी में व्यापारियों द्वारा। अब एपीएमसी में क्या होता है, तो यहाँ पे भी करप्शन आता है एपीएमसी में भी, लेकिन एपीएमसी में भी कार्टेलाइजेशन सिस्टम होता है, कार्टेल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जितने भी व्यापारी होते हैं एक पर्टिकुलर एपीएमसी में, वो एजेंट्स के साथ जुगलबंदी कर लेते हैं और उस किसान को एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि इतना प्राइस से ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा, जिसकी वजह से किसान को उतनी ही प्राइस पे बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से किसान का घाटा होता है और उन लोगों का फ़ायदा हो जाता है, उन व्यापारियों का। तो ये भी एक करप्शन का जा रहा है। वहाँ पे किसानों को उतना नॉलेज भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसान पढ़े लिखे होते तो फिर वो किसान क्यों रहते। किसान नहीं, अमेरिका यूएस में भी पढ़े लिखे किसान होते हैं, पर वो एकदम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पे हमारे किसान तो मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसी वजह से ये एक्ट लाया गया था। तो किसानों को इस शोषण से बचाने के लिए, एपीएमसी के शोषण से बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आया। उसमें कहा गया कि किसान अब एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है अपने प्रोड्यूस, किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स को, किसी भी बायर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को आप ला सकते हैं इसमें मार्केट में। और एपीएमसी को डाइल्यूट, एपीएमसी को हटाया नहीं, पर एपीएमसी को डाइल्यूट करने की कोशिश की। इसमें यह कहा गया कि एपीएमसी, लेकिन इस एक्ट से हुआ गया कि एपीएमसी की महत्वता घट गई। अब एपीएमसी में क्या होता है कि एपीएमसी में जो टैक्स लगता है, पर और जगह टैक्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से एपीएमसी में कोई बेचने नहीं आता है एज यूजुअल। इसलिए एपीएमसी का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस कानून का गलत था एज फ्रॉम माई व्यू। और ये बहुत सारे वहाँ पे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं ये सब भी बोल रहे थे। सेकेंड एक्ट तो था वो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। सो द मेन बोन ऑफ कंटेंशन यही था। इसको हम एमएसपी एक्ट भी बोलते हैं। एमएसपी एक्ट इसमें क्या था कि आप क्या कर सकते हैं, अपने कानून को, सॉरी कानून नहीं, अपने प्रोड्यूस को, गलती से मैंने लॉ बोल दिया, तो ये अपने प्रोड्यूस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ होती है, हर इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम होता है। तो एग्रीकल्चर में क्यों नहीं। गवर्नमेंट का ये तर्क था कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसे इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना मान लीजिए गेहूँ, इतना मान लीजिए चावल चाहिए, या फिर इतना फल चाहिए, एप्पल चाहिए, तो वो क्या करेगी, फार्मर से बोलेगी कि तू मेरे लिए इतना एप्पल उगाओ अपने ज़मीन पर, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। तो फार्मर और उस बायर के, जिसको इस एक्ट में नाम दिया गया है स्पॉन्सर, कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा। उस एग्रीमेंट से क्या होगा, उस एग्रीमेंट से ये जो फार्म बिल है, उस एग्रीमेंट से क्या होगा, उस एग्रीमेंट से कि अब फार्मर ने स्पॉन्सर से एग्रीमेंट कर लिया, अब वो एप्पल उगाएगा अपने फील्ड में, और एप्पल जब वो उग जाएगा तो एप्पल खरीद लेगा स्पॉन्सर उससे, और इस खरीदने की वजह से फार्मर को अपनी इनकम होगी और अच्छी खासी इनकम होगी। अब बात करते हैं कि इसमें प्राइस फिक्स कैसे होगा। तो प्राइस फार्मर और स्पॉन्सर मार्केट के हिसाब से फिक्स कर लेंगे। उसमें दो टाइप का मैकेनिज्म है कि पहला कि प्राइस को पहले से ही फिक्स कर लिया जाए कि इतने ही प्राइस पे फार्मर स्पॉन्सर को अपना एप्पल बेचेगा, समझ लीजिए। और दूसरा ये था कि प्राइस को तो फिक्स कर लिया जाए, पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एक स्कोप रख दिया जाए कि मान लीजिए कि बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो एप्पल का भाव मान लीजिए 60 रुपये किलो है, तो 60 रुपये किलो के हिसाब से वो बेच देगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और जब हार्वेस्टिंग, एप्पल का हार्वेस्टिंग यानी एप्पल को जब तोड़ के स्पॉन्सर को देने का वक्त है, तो उस समय एप्पल हो गया 80 रुपये किलो, तो डायरेक्ट फार्मर को 20 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो अगर उस एग्रीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होगा तो फार्मर डिमांड कर सकता है स्पॉन्सर से कि आप मुझे 80 रुपये किलो में एप्पल दें, 80 रुपये किलो में एप्पल मुझसे लें, तो यहाँ पे स्पॉन्सर को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये एक ऑप्शन था इसमें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे फार्मर्स की इनकम थी। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि इससे क्या होता है कि वही जो जमींदारी प्रथा और साहूकारी प्रथा वापस आ सकती थी। कैसे, मान लीजिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी लीगल टीम होती है, वो लीगल टीम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो फार्मर्स को फंसा सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड। तो उसके लिए एक और वहाँ पर ऑप्शन था। उसका ऑप्शन ये था कि
फार्मर का ये जो लॉ है, इस लॉ में एक ऑप्शन दिया गया कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, लाएगी, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, उसमें सब चीज़ पहले से ही लिखा हुआ होगा, सिर्फ उसमें नेम, कौन सी फसल उगानी है, कितने प्राइस है, ये फिल करना होगा और सिग्नेचर करना होगा फार्मर और स्पॉन्सर दोनों का। तो इस तरह से इस चीज़ से बचाया जा सकता है फार्मर्स को। पर फिर भी उसमें और भी बहुत सारे पेज, क्योंकि कॉर्पोरेट्स कुछ भी कर सकते हैं, अपना फ़ायदा ही देखेंगे, फार्मर्स का फ़ायदा तो वो देखेंगे नहीं, और फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये था यहाँ पे फार्मर्स की डिमांड, इसलिए वो तीनों कानूनों को वापस लेने जा रहे थे। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पर कोई विरोध नहीं था। इसके बारे में बता दूं कि ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया था कि मान लीजिए, इसको देखते हुए कि मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसी भी कंपनी को अपने यहाँ बहुत सारे स्टोर करने होंगे एप्पल्स को, मान लीजिए 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 2 टन इतना, तो अब ये स्टोर करेंगे। लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ज़्यादा किसी भी चीज़ के भंडारण पे एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप एप्पल को इतना ही भंडारण कर सकते हैं एक टाइम पर। तो उस तरह से वो कंपनी भंडारण नहीं कर पाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से होगा। तो इसलिए उसमें उस स्थिति में उसको छूट दी जाती है गेहूँ उस स्थिति में। तो उसी हिसाब से ये एक्ट बनाया गया था, इसमें उतना कुछ मतलब विरोध नहीं था इसके बारे में। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया कि इसकी लिमिट को उस समय हम बढ़ा सकते हैं, फिर उस समय एक स्पेशल छूट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को, अगर वो कंपनी प्रूफ दिखाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इतना एप्पल आने वाला है फार्मर से, तो ये इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको वो स्पेशल छूट मिल सकती है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया था ये थर्ड लॉ में। तो ये थी ये 2 लॉस। एपीएमसी एक्ट का एक और उसमें फ़ायदा ही समझिए, इसमें लिखा था कि पहले एपीएमसी को कहा गया था कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया का फार्मर है तो वो सिर्फ अपने एपीएमसी यानी अपनी एरिया के सब्जी मंडी में बेच सकता है, कहीं और एरिया में नहीं जा सकता है, या फिर इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट कहीं भी नहीं। लेकिन इसके तहत अब एक आपने यहाँ पे फसल उगाई और आप दूसरे स्टेट में भी बेच सकते हैं और अपने स्टेट की किसी और मंडी में भी बेच सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट था। पर यहाँ पे इस पर कहा गया कि फार्मर मान लीजिए यहाँ पे उगाएगा तो किसी और स्टेट में बेचने क्यों जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा वो अलग, तो फिर उसका प्रॉफिट क्या होगा। और अगर वो दूसरे सब्जी मंडी में बेचने जाता है तो एक ही स्टेट की सब्जी मंडी में कितना भाव मिल जाएगा उसको। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब नॉर्थ बिहार का कोई आदमी, या फिर बिहार छोड़िए, आप कोई भी स्टेट ले लेते हैं, आप ले लीजिए यूपी ले लीजिए, क्योंकि यूपी क्षेत्रफल में बड़ा है बिहार से। तो नॉर्थ यूपी का कोई आदमी साउथ यूपी में अपना प्रोड्यूस को बेचने क्यों आएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, एक ही स्टेट के अंदर है यूपी में ही, पर उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। तो इसलिए वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं था। पर ये देखने सुनने में ठीक था कि एक लिमिटेशन नहीं है कहीं पर, और कोई चाहे तो कर सकता है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से कि कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करता है किसी से तो वो कर सकता है ऐसा। मान लीजिए कोई पंजाब का किसान है, उसको अगर तमिलनाडु या फिर कन्याकुमारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है कि आप मेरे लिए इतना टन इतना कुंटल ये उगाइए, ऑरेंज उगाइए, संतरा, या फिर संतरा छोड़िए गेहूँ ही समझ लीजिए आप, तो वो उगा के बेच सकता है वहाँ पर। अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैनेज कर ले तो, ज़्यादा क्वांटिटी हो तो। एक लिमिटेशन नहीं थी, ये हट गई, अच्छी बात है, पर इसका कोई रियल बेनिफिट टाइम बेनिफिट नहीं होता। प्लस इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्यों थे, फार्मर्स का विरोध क्यों कर रहे थे। फार्मर्स बोल रहे थे भाई कि तुम हमें एक्ट में ये छूटे तो दे रहे हो, पर मेन बोन ऑफ कंटेंशन था कि जो सेकंड एक्ट है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन दिया हुआ है ये कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा था। इट सीम्स टू फेवरिंग द कॉर्पोरेट्स मोर देन फार्मर्स। मतलब फार्मर्स फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा था, ये कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा था, ऐसा फार्मर्स को लग रहा था। और ये भी एक था कि इससे क्या होगा भाई, इससे जो मिनिमम जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा, उनका क्या वेच बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानते नहीं हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जाएंगे तो फंस जाएंगे चंगुल में, फर्जीवाड़ा हो सकता है उनके साथ। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, बड़े किसानों को थोड़ा मोड़ा फायदा होगा। फिर क्यों करना है वैसा, बड़े किसान तो वैसे भी, पंजाब और हरियाणा के किसान देखिए, उन किसान की आईएएस से ज़्यादा उनकी इनकम होती है, उनका ठाट बाट आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में। हालांकि विरोध वहीं पे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उन किसानों को भी दिक्कत होगी, पर बड़े किसान जो हैं उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत छोटे किसानों को होगी इससे।
क्योंकि इससे भविष्य में एपीएमसी का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। और एपीएमसी जरूरी है अभी भी छोटे किसानों के लिए, क्योंकि एपीएमसी में एक एश्योरेंस रहता है कि गवर्नमेंट खरीदेगी प्राइस में। अब एपीएमसी भी लगभग इससे डाइल्यूट होते जाएगा। डाइल्यूशन का ये फर्स्ट स्टेप है। होते होते मान लीजिए एपीएमसी खत्म हो गया, तब क्या होगा? तब तो प्राइवेट प्लेयर्स है, तब तो फार्मर्स को मरने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस कारण भी ये विरोध कर रहे थे। पर जो गवर्नमेंट का अप्रोच था इस एगिटेशंस पर, वो बहुत मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको टेररिस्ट बताया, खालिस्तानी बताया, एंटी नेशनल बताया। यहाँ तक कि ये भी कहा कि ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। अरे फार्मर्स ही देश की तरक्की चाहते हैं। फार्मर्स के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश की तरक्की नहीं चाहते हैं? और फिर इन लोगों ने बहुत सारी बातें और कही। फार्मर्स को मतलब ऐसे विलनाइज किया, विलेन के तौर पे पेश किया फार्मर्स को। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए पुलिस के द्वारा, जो ब्रूटलाइजेशन था, रोका गया उनको बॉर्डर्स पे। लेकिन ये जो फार्मर्स का एगिटेशन था 1 साल तक लगातार चला, इतने सारे गवर्नमेंट के जो दबाव थे झेलने के बावजूद, तो ये एक सैल्यूटरी में है अकॉर्डिंग टू मी। और इसकी वजह से आखिरकार गवर्नमेंट को फोर्स होना ही पड़ा ये फार्म लॉस को रिपील करने के लिए। तो ये जो रिपीलेशन था ये क्यों हुआ? गवर्नमेंट इस आंदोलन की वजह से ही। और तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मेन बातों में बात कर लेते हैं कि इससे ये हुआ। अब फार्म लॉस रिपील हो रहे हैं। 20 नवंबर को पीएम मोदी ने खुद देश के सामने आके ये बोला। He comes on that, मतलब मीडिया के सामने, he came in front of media and said that the farm laws he said that farm laws are essential for our country, but he accepted that his government failure is that they are not able to understand the farmers। मतलब फार्मर्स को समझा नहीं पाए इसकी इंपॉर्टेंस, कुछ फार्मर्स को, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। बट देन ही सेड दैट ही रिस्पेक्ट्स द फार्मर्स, sentiments of those farmers who are not in the support of farm bills, and because of the sentiments of those farmers he decided, and his government decided to repeal the farm laws। So that is commendable, and he also मतलब he also begged forgiveness from the farmers। तो उन फार्मर्स से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो ये कमेंडेबल है कि किसी एक देश का पीएम अगर टीवी मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगा, तो इट्स कमेंडेबल एफर्ट, बट ही शुड हैव डन इट अर्लियर। 1 साल नहीं लगना चाहिए था। कितने सारे किसानों की उसमें मौत हुई, 600 किसानों की मौत हुई। और फिर उसके बाद उस पर गवर्नमेंट बोलती है कि कोई डाटा नहीं है उस पर। सो दैट इज़ वेरी रिडिकुलस। पार्लियामेंट में बोला है, मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई है इस फार्म आंदोलन में, किसान आंदोलन में। तो ये एक बचकाना स्टेटमेंट है, इस पर बचना चाहिए था गवर्नमेंट को, पर उन्होंने दे दिया तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये बात है। अब आपने सुना होगा कि जब फार्म लॉस रिपील होने का घोषणा हुआ तो जो किसान संगठनों से पूछा गया कि क्या बात है, अपने अभी तक अब तो मोदी जी ने माफ़ी भी मांग ली है और फार्म लॉस रिपील भी कर रहे हैं, तब आप क्यों नहीं हट रहे हैं वहाँ से? वो बोल रहे हैं कि ही वॉन्ट्स, सार्कास्टिक टाइप का स्टेटमेंट है, ही वॉन्ट्स टू इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ हिज डिमांड्स। मतलब सारी मांगे, किसानों की बहुत सारी मांगे हैं, उनमें से एक प्रमुख मांग क्या है, एमएसपी पे लीगल गारंटी। अभी सेकंड इशू है। सेकंड इशू ये है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है फार्मर्स को इंकरेज करने के लिए एमएसपी देती है। एमएसपी एक ऐसी चीज़ है जो 23 फसलों पर दी जाती है, 23 फसलों पर दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से सिर्फ 2 फसल खरीदती है, चावल और गेहूँ। बाकी सब जो फसल है वो एपीएमसी में एप्लीकेबल होती है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, लेकिन एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि हर साल कोई भी खरीफ सीजन, रबी सीजन में बोने से पहले, उस फसल को बोने से पहले गवर्नमेंट एक प्राइस निर्धारित कर देती है कि ये फसल इतने में खरीदी जाएगी एपीएमसी में, और ये फिर गवर्नमेंट खरीदेगी डायरेक्ट। तो हर फसल का 23 फसल पे एमएसपी निकलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होता है कि अगर कहीं भी फसल नहीं बिकी, उससे कम दाम पे बिक रही है मार्केट में, तो गवर्नमेंट उसको खरीदेगी उसी एमएसपी पे जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। पर गवर्नमेंट सिर्फ 2 फसल खरीदती है अपने से डायरेक्टली, गेहूं और धान। बाकी सब फसलें एपीएमसी में खरीदी जाती हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि एपीएमसी में जो कार्टेलाइजेशन सिस्टम की वजह से एमएसपी पे पेपर वर्क में तो एमएसपी पे खरीदा हुआ दिखाया जाता है, पर किसान से एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। अब एमएसपी पे होता क्या है वहाँ पर, एमएसपी तो 23 फसल पे आ गई, इनमें से 2 फसल पे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, गेहूं और धान, और इसलिए पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं और चावल की खेती होती है। तो बहुत सारी मांग ये भी है कि गवर्नमेंट इसको रेडिकलाइज करे। रेडिकलाइज मतलब मीन्स दैट कि गवर्नमेंट इसको बढ़ाए, गवर्नमेंट इसको डाइवर्सिफाई करे, नॉट रेडिकलाइज, डाइवर्सिफाई करे इस पैटर्न को, कि किसान और भी फसल बोएं सिर्फ गेहूं और धान छोड़ के। तो ये भी मांग थी। एपीएमसी का ये जो एक्ट है, ये जो किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। देखिए इंस्टेंस अब बिहार गवर्नमेंट के लिए 2006 में उन्होंने एपीएम मंडी के सिस्टम को बंद कर दिया और कहा कि किसान किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं अपना, टू इंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स जल्दी आया नहीं, जो आया उसने किसान का शोषण नहीं किया। अब जो छोटे किसान ये मांग कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट से कि बिहार गवर्नमेंट एपीएमसी के कॉन्सेप्ट को वापस लेके आए, ताकि मंडी में वो गवर्नमेंट के प्राइस पे बिक सके। तो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए ये भी यहाँ पे सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये फिर डाउट है। अब यहाँ पर इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, तो यहाँ पर एमएसपी में मांग ये है, तो इससे एमएसपी निकलती है, एमएसपी से इनको एश्योरेंस मिलता है। लेकिन चूंकि जब ये फार्मूलाज आए तो इसमें ये भी डर बैठ गया कि सरकार कहीं यूनिलैटरली इसी तरह से एमएसपी बंद ना कर दे, क्योंकि एमएसपी एक सरकार पे कंपल्सन नहीं है, एमएसपी का कोई एक्ट नहीं है बनाया गया है। एमएसपी एक पॉलिसी है सरकार की, वेलफेयर पॉलिसी, जो कभी भी बंद की जा सकती है। तो वो एमएसपी की एक लीगल गारंटी मांग रहे हैं। इनकी एक डिमांड है, फर्स्ट डिमांड है लीगल बैकिंग। सेकंड डिमांड होंगी कि एमएसपी को बढ़ाया जाना चाहिए। कैसे एमएसपी डिसाइड कैसे होती है किसी भी क्रॉप पर, ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का कमीशन बनाया। इसका हेड दिया गया एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन ने 3 तरीके प्रपोज किए। वो 3 तरीके थे A2 प्लस FL C2। A2 क्या है? A2 सिर्फ वो है कि जितना फार्मर का कॉस्ट लगा है किसी भी प्रोड्यूस को उगाने में, गेहूं उगाने में जितना उनकी लागत लगी है, बीज बोने का कॉस्ट, फर्टिलाइजर, ये सब उसको जोड़ कर डायरेक्ट उसी पे एमएसपी रख दी जाए, कुछ और ना जोड़ा जाए, प्लस उसका प्रॉफिट A2। तो ये कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि ये एकदम डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता। अब है A2 प्लस FL, मतलब A2 तो रखा ही जाएगा, फार्मर्स का पूरा जो कैपिटल कॉस्ट है वो रखा जाएगा, प्लस FL कि जो उनका जो अनपेड लेबर है, क्योंकि किसी भी किसान जब लेबर करता है तो उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी लेबर करते हैं फील्ड में, तो उसका जो कॉस्ट है वो भी जोड़ा गया है इसमें FL। तो A2। और तीसरा तरीका था C2 में कि A2 प्लस FL तो रहेगा ही, साथ में जो उस लैंड पे है, जिस लैंड पे वो बुआई हो रही है, काम हो रहा है, उसका रेंट, क्योंकि अगर किसान किसी और को ये जमीन देता उस पर कमाई करने के लिए, किसी और किसान को, एक किसान किसी और आदमी को देता तो किसान को रेंट मिलता, तो वो रेंट सरकार को देना चाहिए, प्लस उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसके कैपिटल जो उसने लगाया है उसका इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, ब्याज। तो ये था C2 तरीका। एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने C2 तरीका प्रपोज किया था कि C2 को 1.5 इंटू C2 को 1.5 कर दिया, मतलब किसी भी क्रॉप का C2 निकाला जाए। कैसे? सबसे पहले A2 निकलेगा, उसका कितना कैपिटल कॉस्ट लगा उसमें, प्लस उसका कितना उसका अनपेड लेबर है जो उसने किया, उसके फैमिली मेंबर्स ने किया, प्लस उसका रेंट, प्लस उसका इंटरेस्ट। ये तो C2 निकल गया इस फॉर्मूला से। अब जितना C2 निकला, ऐसे मान लीजिए C2 अब निकल के आता है आपका 50 रुपये, समझ लीजिए, तो इसको हम 1.5 गुना करेंगे, 50 का हम 1.5 गुना करेंगे, तो 50 का 1.5 गुना कितना होता है? अब 75 मान लीजिए, 75 ही ना होगा, 15 to 1.5, तो 75 रुपीज़ को हम मान लिया जाए, ये कहा गया। पर गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। गवर्नमेंट ने कहा कि 1.5 हम तो करेंगे, पर C2 का नहीं करेंगे, A2 प्लस FL का करेंगे। तो 2018 और 19 की यूनियन बजट में, इन द यूनियन बजट ऑफ 2018 and 19, the government said that the MSP will be decided on the formula of A2 plus FL. The government said we will मल्टीप्लाई 1.5 इंटू A2 प्लस FL, मतलब A2 प्लस FL जितना निकलेगा उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और वो जितना आएगा उसको हम MSP मान लेंगे। तो फार्मर्स की एक ये भी डिमांड है कि इसको बदला जाए और जो MS स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन था कि C2 को किया जाए 1.5 ये मान ली जाए। तो ये भी एक डिमांड है फार्मर्स की। तो ये 2 डिमांड्स हैं। इसके एक और कंपोनेंट में डिस्कस नहीं किया अभी तक, डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये एक्ट को पास करवाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, पर एक संविधान संशोधन किया था नेहरू गवर्नमेंट ने जिसमें ये कहा गया था कि जो उसका ट्रेड, फैसिलिटेशन, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख सकती है, मतलब उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। पर एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला गया, उसके ट्रेड कॉमर्स को डाल दिया गया। और साथ में ये भी कहा गया तो जब ये डाला गया तो ट्रेड और कॉमर्स में जब ये डाला गया तो उस समय ये भी कहा गया कि जो स्टेट लिस्ट में दो एंट्री नंबर 33 है उसको आप मतलब जो भी एंट्री है उसकी 33 छोड़ दीजिए आप, वो नंबरिंग पे नहीं जाना चाहिए, वो तो खैर एग्जाम से मैंने पूछा जाता है, पर जो उसकी स्टेट लिस्ट में है वो इसके अधीन रहेगा, मतलब कंकरेंट लिस्ट वाले के अधीन रहेगा। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर दोनों के कानून क्लैश करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट लिस्ट में से स्टेट कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट में उसके अधीन कर दिया आपने, तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है और चूंकि वो अधीन है तो एग्रीकल्चर पे जो कानून बना है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का निरस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से ये विवाद का कारण बना। लेकिन अभी तक एक दोनों गवर्नमेंट में सेंट्रल और हर स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट में कंसेंसस था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, पर 2020 में इस गवर्नमेंट ने उस कंसेंसस को तोड़ दिया और फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ऐसा कह सकते हैं जाते हुए इन्होंने ये कानून बनाया, पर अंत में किसानों की जीत हुई और इसे वापस लेना पड़ा। तो ये था फार्म लॉज रिपील के बारे में बताया मैंने आपको, इसके क्या प्रॉब्लम्स थे किसानों को और क्यों रिपील हुआ ये और क्या मांग भी और हैं, और देखते हैं क्या होता है, किसान आंदोलन जल्दी खत्म होता है कि नहीं, कि क्या सरकार MSP पे लीगल गारंटी देगी कि नहीं। ऐसा कुछ डेवलपमेंट आता है तो आपको बताया जाएगा इस चैनल पर। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।